नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास NCERT की ऑनलाइन क्लास 2 है। कल हमने ऑनलाइन क्लास फर्स्ट लाए थे, आज ये 2 है। यह जो क्लास है यह नेट इतिहास, IAS BEO सहित सभी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अलग कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में अध्याय 3 लेकर आए हैं। कल की क्लास में अध्याय 1 और 2 था, कुछ बड़ी वीडियो बन गई थी। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि आप जो है बड़ी वीडियो कम देखते हैं, तो इसलिए मैंने आज एक एक करके अध्याय जो है वो रिवाइज कराने का फैसला लिया है। तो एक एक करके आप समझ में जाओगे, ठीक है। हमारे अतीत अध्याय 3। अगर आप नेट इतिहास TGT PGT के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट GRF, क्योंकि हम जो हमारा विशेष फोकस है वो नेट GRF पर है। आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं, PhD इतिहास 1 बार, GRF 4 बार, नेट पास। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जॉइन क्लिक कर मेंबरशिप ले सकते हैं 59 रुपये की। उसके बदले में हम आपको PDF देंगे। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, ये जो बुक है उसका ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। हमने कल जो थे वो कल 2 अध्याय पढ़ाए थे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, और आरंभिक मानव की खोज। और आज हम जो टॉपिक है हमारा आज अध्याय वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। दूसरी क्लास में भोजन संग्रह से उत्पादन तक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आप देख सकते हैं अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि भोजन जो फल फूल कंदमूल थे उससे उत्पादन तक, यानी कि कृषि के आरंभ तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू में आपके सामने ये है नेइनुओ का भोजन। आज नेइनुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त, यानी कि मीट। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेइनुओ को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। आइए हम अब देखते हैं वो क्यों था और उसका कारण क्यों था। अब बहुत ही शानदार दोस्तों आज का टॉपिक है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं और या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों, यानी कि जो पशु होते हैं मवेशी बोलते हैं उनको, मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्व जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनके पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें।
इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। दोस्तों एक क्वेश्चन विशेष महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, सबसे पहला जो कुत्ता पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, जानवर जो पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं, जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सकें। यह कुछ बीज दिखाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये दांत हैं। ठीक है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है? दोस्तों जंगली सूअर का ये है और पालतू उसका ये है। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई होगी। ठीक है, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, यानी कि बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार दोस्तों होता है जैसे हमने गेहूं बोए, गेहूं में कोई घास फूस उगे आया तो उसको बोलते हैं खरपतवार हटाने। ठीक है, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण माने होता है दोस्तों यानी कि अनाज को इकट्ठा करना, उनको ऐसे टंकी वगैरह होती है अनाज की, उनको रखना। तो पहले टंकी वगैरह नहीं थी तो लोग बाग क्या करते थे कि कुठले वगैरह जो था
मट्टी से बने, ठीक है, बर्तन बनाते थे बड़े बड़े, तो उनमें जो है उनको अनाज को भरते थे, फिर उनके ऊपर घास फूस रखते थे ताकि वो सुरक्षित रह सकें। बहुत से इलाकों में फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो दोस्तों बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक है, लोगों ने टोकरियाँ बनाई और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और उनको सुरक्षित रखा। आप देख सकते हैं अनाज के उपयोग बीज के रूप में किया जाने लगा, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों ये कुछ सवाल होते हैं, बीच बीच में एनसीईआरटी सवाल लगता है बच्चों के लिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 14 देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें जब अध्याय 2 में मानचित्र 2 था। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां प्रातत्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका दी गई है दोस्तों, कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो आइए देखते हैं। विशेष महत्वपूर्ण है अनाज और हड्डियाँ और उनके स्थान। जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान जिले के आसपास। उसके बाद में चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिले हैं कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। दोस्तों विशेष महत्वपूर्ण है, हम जैसे पढ़ रहे हैं सेम टू सेम ही ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ही शानदार है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यह मिले हैं महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन के जो साक्ष्य मिले हैं वो गुफकराल, आधुनिक कश्मीर में मिले हैं, ठीक है, गेहूं और दलहन के। उसके बाद हम देखते हैं गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के मिले हैं बुरज़होम, आधुनिक कश्मीर। यह नपसंदकालीन स्थल है गुफकराल और बुरज़होम। गड्ढाघर मिले हैं जहाँ पर लोग गड्ढों में रहकर रहते थे। आज जो हमारी सेना होती है वो बंकर बना कर रहती है। उसी प्रकार पिछले जो नपसंदकाल के जो लोग थे वो ऐसे ही गड्ढों घरों में रहते थे। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल जो मिले हैं वो चिरांद, आधुनिक बिहार में पड़े हैं। दोस्तों यहाँ से हिरण की सींग के कुछ आभूषण मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको ये। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये मिले हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये मिले हैं पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, क्योंकि आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर, क्योंकि जो प्राचीन समय में जो मनुष्य था वह क्या था? वह एक
चरवाहे के तौर पर उनके पास में जो मवेशी थे उनको चराने के लिए वह घूमते फिरते थे, घुमक्कड़ थे वो। अब जो है धीरे धीरे उनको स्थायी जीवन की ओर बसने का मौका मिला। ठीक है, तो स्थायी जीवन की ओर उन्होंने कैसा समय व्यतीत किया और कैसे वो स्थायी रूप में बसे। तो पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक है, बच्चों से सवाल पूछा गया होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो प्रापाषाणकालीन युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर मन होता है दोस्तों पत्थर, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ और हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ औजार हैं ये। ठीक है, 1 2 3 और 4 पत्थर के औजार हैं, पत्थर के औजार बनाते थे पहले। ठीक है, तो नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं ये। इनकी तुलना नवपाषाण युग के प्रस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि चित्रकारी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बर्तन है घड़ा के रूप में। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति, प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का कार्य शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाब कर
अनाज कूटती पीसती हैं और आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। जबकि छोटे बच्चे झुंडों को, ठीक है, यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोंपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जो एनसीईआरटी जो बच्चे थे उनसे पूछे गए होंगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों के भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं, यानी कृषि उत्पादन में लगे होते हैं। पहले और बाद के स्तर, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टीला है, ठीक है। तो इसमें पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर। पहले ये खोदा होगा, उसके बाद में ये खोदा होगा, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया होगा, है ना। आमतौर पर लोग वहाँ रहते हैं। घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तो निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला स्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले यहाँ रहे होगा आदमी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।
जैसे आप देख सकते हैं ये बकरी है, ठीक है, और ये है इंसान। तो इसको एक साथ रखा गया है ताकि वह मरने के बाद इस बकरी का प्रयोग कर सके खाने के तौर पर। ऐसी उनकी आस्था थी। ये 4 कमरों के मकान मिले हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ठीक है। आप घर देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कमरे हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बकरी का जो कंकाल है आपके सामने ये रहा, ठीक है। बकरी का ये रहा और इंसान का ये रहा, क्योंकि मुंह है, ये दोनों हाथ हैं। इसके बाद लेते हैं दाऊजली हेडिंग। यह प्रास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते हैं थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रास्थल से काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध प्रास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। दोस्तों चकमक पत्थर विशेष महत्वपूर्ण, क्योंकि आग जलाने की जो खोज की गई थी वो चकमक पत्थर के द्वारा की गई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। कल्पना करो अगर तुम्हारे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो, तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगे, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बोओगे। अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगे और कैसे उन्हें समझोगे कि अब फसल काटने लायक हो गई है। उपयोगी शब्द हैं कृषक यानी किसान, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये अध्याय 3 कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम अगली क्लास भी जल्दी लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिसके आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।